नमस्कार। आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, बड़े शोक की बात है, आजकल ऐसे भी लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना और अधार्मिकों को धर्मत्व समझाना है। उनकी दलीलें सुन लीजिए। तो क्या कह रहे हैं बच्चों? इसमें कह रहे हैं कि इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो स्त्री शिक्षा है उसके विरोध में जो लोगों ने कुतर्क दिए हैं, उन कुतर्कों का खंडन किया है अपने अपने तर्क देकर। तो पहले वो बताते हैं कि जो लोग तर्क दे रहे हैं वो कैसे लोग हैं, तो वो भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरी बात, वो क्या तर्क दे रहे हैं, तो बात आगे बोलते हैं कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बातें कराई गई है। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। ये उनकी पहली दलील है। दूसरी दलील, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतनी कम पढ़ी लिखी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक ही लिख सकी थी। तिस पर भी उसकी इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। ये उनकी दूसरी दलील। तीसरी दलील, जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा वह अपड़ों की भाषा थी, अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपड़ गंवारों की भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। ये उन लोगों की तीसरी दलील जो स्त्री शिक्षा के विरोध में कुतर्क करते हैं, उनकी दलीलें हैं। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। तथापि हम दो चार बातें लिख देते हैं कि नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपड़ होने का प्रमाण नहीं। भाई, कोई अगर प्राकृत भाषा बोलते हैं तो वो अपड़ होने का प्रमाण नहीं। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत ना बोल सकती थी। अब कोई व्यक्ति अगर अंग्रेजी नहीं बोल पाता तो इसका मतलब वो अनपढ़ तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल पाता तो वो अनपढ़ तो नहीं है। अगर वो हिंदी बोलता है और अंग्रेजी नहीं बोलता तो वो अनपढ़ नहीं है। ठीक है, इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत नहीं बोल सकते। संस्कृत ना बोल सकना ना अनपढ़ होने का सबूत है, ना ही गंवार होने का। अब जिस प्रकार अंग्रेजी ना बोल सकना ना अनपढ़ होने का सबूत है, ना गंवार होने का, उसी प्रकार अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादी पत्नियां कौन सी भाषा बोल लेती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले, तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपड़ बताने का साहस करे। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं कि पूरा समुदाय ही संस्कृत बोलता था। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत उस समय की प्रचलित भाषा ना होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते? और भगवान शाक्य मुनि, उनके चेले प्राकृत में ही क्यों धर्मोपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अतः प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। पहली बात का खंडन कर दिया कि प्राकृत बोलना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए, यदि वे अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक भी इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है।
हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत भाषा है। सौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली भाषाएं उस जमाने में थी। प्राकृत पढ़कर उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? ठीक है जी। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत तथा दूसरे लोगों या स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में ना मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो? पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों पर जाते थे। दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली, उसके दर्शक ग्रंथ। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं। परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें कखरा पढ़ाना भी पाप समझे। शीला और विद्या आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई थी या नहीं? शागंधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, वे क्या अपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा ना थी, कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? भाई, अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकती है? यह सब पापी पढ़ने का अपराध था। ना वे पढ़ती, ना वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है, समझे? स्त्रियों को के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पढ़ना पीयूष का घूट। कालकूट मतलब विष और पीयूष मतलब अमृत। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। भाई, मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी ना थी, ना सही। उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत ना समझी गई हो, पर अब तो है, अतः पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह ना तो प्राकृत में था, उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का ही महत्व तो बहुत अधिक होना चाहिए। और इस दशा में यदि
उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राक्कालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मान ली जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उसकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। जैसे बम के गोले फेंकना कोई अच्छी बात तो नहीं है, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने का ही परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथितों और ग्रहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखा दी? क्या वह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति न्याय और सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशाएं रखते हैं कि उन्हें मनुष्य स्वभाव का किंचित ज्ञान भी नहीं है। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमान हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहा है, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा है सुनिए कि वाच्यस्त्वया मद्वचना स राजा वनहो विशुद्धामति यत्समक्षम माम लोकवाद श्रवणादहासि श्रुतस्य तत्क्विं सदृश्यम कुलस्य। कि क्या कहते हैं कि लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्या बात सुनकर तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता और महत्वता को शोभा देने वाली है? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? राजा मात्र कहने से उसके पास अपना संदेशा भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की है, किंतु महाब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादि महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की है। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् स एव धर्मो मनुना प्रणीतः। कि सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और समाजशील तपस्वी ने अस्त्येव मन्युर भरता जग्रे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। और यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, ना कि गंवारपन का, ना अकुलीनता का। पढ़ने लिखने से स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ों और पढ़े लिखे दोनों से। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण से होते हैं और वे व्यक्ति विशेष के चाल चलन को देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियां ना पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, मतलब पढ़ाया नहीं जाता था, या तो वो इतिहास से अभिज्ञता रखते हैं, अभिज्ञता नहीं रखते, मतलब जानते नहीं इतिहास को, या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं। इस कारण यदि कोई स्त्री को पढ़ाना अनर्थकारी समझे
तो उसे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष ना देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन से बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा प्रणाली में संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देनी चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए। जी में आए सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह ना कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना सोलों आने मिथ्या है, मतलब गलत है। इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के जो विरोध में कुतर्क दिए गए उनका खंडन बड़े ही अच्छे तरीके से किया है। तो बच्चों धन्यवाद।